थैंक यू। हम लोग जितने भी लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और कुछ सवाल जो लोगों को बहुत परेशान करते हैं इस तरह की लाइफस्टाइल में, उसके जवाब को लेकर मैं आया हूँ। जो शायद आपके अंदर की जो कौतूहल है कि इस लाइफ स्टाइल में दो तीन चीज़ें जो लोगों को काफ़ी परेशान करती है, एक विटामिन बी 12 की कहानी, एक विटामिन डी की कहानी, और तीसरी प्रोटीन की कहानी। कुछ वीडियोस जो डाले गए हैं सोशल साइट पे, वहाँ पर किसी ने पूछा है कि प्रोटीन इज वेयर, प्रोटीन कहाँ से मिलना है ना? तो इन सवालों का जवाब लेकर मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे साइंटिफिक फैक्ट्स, और कैसे इन चीज़ों को पूरा किया जा सकता है ना? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विटामिन बी 12 की। अभी तक जो साइंस कहते थे कि ओनली एनिमल सोर्स इज विटामिन बी 12 सोर्स, है ना? विटामिन बी 12 हमारे बॉडी को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। एवरी डे द आरडीए, जिसको रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस बोलते हैं, ओनली 5 माइक्रोग्राम एवरी डे, ओनली 5 माइक्रोग्राम एवरी डे बॉडी नीड्स इट, है ना? और आप देखेंगे टैबलेट कैप्सूल्स 1200 माइक्रोग्राम, 100, 1000, 1500, इस स्ट्रेंथ में जो है वो अवेलेबल है। इंजेक्शन हो 500, मिनिमम 500 अप टू 1500, इवन 2500 माइक्रोग्राम इज अवेलेबल, बट बॉडी नीड्स ओनली 5 माइक्रोग्राम एवरी डे, मात्र उतनी की ही जरूरत है। और आपकी बॉडी लगभग 3 से 5 मिलीग्राम बॉडी स्टोर करके रखती है ना? वो स्टोरेज फॉर्म में है जो आपके लिवर में स्टोर रहती है। जो लोग वीगन लाइफस्टाइल में आते हैं, जहां विटामिन बी 12 का सोर्स बिल्कुल ही नहीं होता है, साइंटिफिक फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस होता है जो आपको 3 साल तक विटामिन बी 12 डिफिशियंसी के सिम्टम्स नहीं आने देंगे, एटलीस्ट, है ना? 3 साल के बाद जो रॉ वीगन जर्नी में है उनको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। और क्या सिम्टम्स आएंगे उसकी भी बात मैं करूंगा इस प्लेटफॉर्म पर। इसको ढंग से समझना है, और इसमें कभी भी हम लोग को चूक नहीं करनी है कि नहीं मैं एडमेंट हूँ, अगर मुझे कमी है तो ईश्वर खुद पूरा कर देंगे, शरीर में आ जाएगा। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। क्योंकि विटामिन बी 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी। आपके डीएनए बनने के लिए मेथियोनिन एक सब्सटेंस है जिसको अमाइनो एसिड बोल सकते हैं, जिसके बनने के लिए वो चाहिए होता है। होमोसिस्टीन है, कुछ मिथाइल मेलोनिक एसिड है, जो लैब डाटा भी आपके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं कि चलो होमोसिस्टीन का लेवल देख लिया, साइनोकोबालामिन का लेवल देख लिया, मिथाइल मेलोनिक एसिड का एमएमए बोलते हैं उसकी लेवल देख ली डिफिशियंसीज के लिए। तो ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं और ये सही है। ये इसमें एडमेंट अपने को नहीं होना है कि ये, अब हम लोग आगे बात करेंगे कब आपको सप्लीमेंट के लिए जाना चाहिए। तो अपने शरीर में ओनली 5 माइक्रोग्राम की जरूरत है, 5 मिलीग्राम बॉडी स्टोर करके रखती है। अगर आप अभी से इस लाइफस्टाइल में आते हैं तो जो बॉडी ने पहले, जैसे मान लो आप नॉन वेज डाइट लेते थे, डेयरी प्रोडक्ट लेते थे, और भी दूसरी चीजें जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड, चीज, ये सब लिया करते थे, तो आपकी बॉडी 5 मिलीग्राम तक वो स्टोर करके रखती है, जो वो धीरे धीरे बॉडी यूज अप करेगी जब आप इस लाइफस्टाइल में आएंगे और आप विटामिन बी 12 के कोई सोर्सेज नहीं ले रहे हैं, है ना? तो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जब बॉडी पूरी डिप्लीट हो जाएगी विटामिन बी 12 से, जो स्टोरेज है, तब आपको सिम्टम्स आने, या जो रेफरेंस रेंज है उसकी भी बात करूंगा, क्या रेंज होना चाहिए, किससे कम होने पे आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, और किस लेवल तक आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, और क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, है ना? तो इसकी वैल्यू जो है पिकोग्राम पर एमएल में लैब डाटा बताते हैं। 100 से नीचे, 100 पिकोग्राम पर एमएल से नीचे होते हैं तो यूजुअली पेशेंट को सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। 100 के ऊपर है आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, है ना? 100 टू 200 के बीच में, यानी बिलो 200, तो दैट इज कॉल्ड, 200 से भी नीचे कुछ भी है तो उसको बोलते हैं डिफिशियंसी, है ना? और 200 टू 300 के रेंज में है तो दैट इज कॉल्ड बॉर्डर लाइन विटामिन बी 12 डिफिशियंट। और 300 के ऊपर कुछ भी है दैट इज नॉर्मल। 1200 से ऊपर ज्यादा होना, और बहुत सारी बीमारियों में ऐसी बातें देखी जाती है, इवन मोर देन 1200, और एक्सेसिव और ओवर यूज ऑफ विटामिन बी 12। अभी विटामिन बी 12 कम क्यों हो सकते हैं, उसके भी बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो आप ले नहीं रहे हो, गैस्ट्रिक इश्यूज, जो बहुत लंबे समय से पीपीआई, दैट इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर, गैस की गोलियां,
मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सर मैं पिछले 5 साल से गैस की गोली हर दिन खाया करता हूँ, मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज है, गैस बनते हैं, मैं ये लेता हूँ, मैं ठीक रहता हूँ, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। कोई पेशेंट है जो गैस्ट्रेक्टोमी कराते हैं, जैसे ओबेसिटी है और जिसकी वजह से वो बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है उनको, है ना। कुछ लोग हैं जिनको आईबीडी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जैसे क्रोन्स डिजीज है, तो उसमें पूरे गट में इन्फ्लेमेशन होता है और जो फाइनली आपके गट में विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन होता है वो टर्मिनल आइलियम में होता है, जो छोटी आंत है उसके सबसे अंतिम भाग में, वहां जाकर वो एब्जॉर्ब होता है। अब मान लो वहां पर आपके इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब ना हो पाएगा, है ना, या किसी कारण से आइलियल रिसेक्शन करना पड़ा, ऐसी सर्जरी करनी पड़ी जिससे छोटी आंत को काट कर हटाना पड़ा, तो जो एब्जॉर्प्शन का साइट है जो ऊपर वाले ने हमारी बॉडी में बना रखी है वो साइट ही नहीं है, तो कहाँ से एब्जॉर्ब होना है। कुछ ब्लाइंड लूप सिंड्रोम्स बोलते हैं, कुछ इन्फेक्शंस बोलते हैं जिसको फीस टेप वर्म बोलते हैं, दैट इज ए स्ट्रगल बिटवीन, वो विटामिन बी 12 को यूज कर लेते हैं। कुछ मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से डिफिशियंसी होती है, जैसे मान लो डायबिटिक पेशेंट है, मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन causes deficiency of vitamin B12, है ना। तो विटामिन बी 12 कम होने के बहुत सारे कारण हैं, बट रॉ वीगन में यूजुअली देयर इज नो सोर्स, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। अभी कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं जिसकी चर्चा मैंने पिछले कभी टॉक में भी करी है कि विटामिन बी 12 द न्यूअर थिंग्स आर कमिंग अप कि दिस इज द सॉइल बैक्टीरिया विच फॉर्म्स विटामिन बी 12, है ना, दिस इज द न्यूअर हाइपोथेसिस कि सॉइल बैक्टीरिया बना रहे हैं, अगर वो आपके गट में है, इवन यू आर रॉ वीगन, तो वो आपके पूरे हो सकते हैं। तो अपने को पूरा है या नहीं वो सिम्टम से देखना है और उसको लैब में लेवल से देखना है ना। तो अगर 100 के नीचे है तो आपको सिम्टम्स आने हैं, 100 के ऊपर कुछ भी होगा तो सिम्टम्स यूजुअली नहीं आते। उसमें आपके हेडेक्स हो सकते हैं, फटीग हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, हाथ पैर में आपको जलन महसूस हो सकती है, विजन इम्पेयरमेंट हो सकता है, पिन एंड नीडल सेंसेशन, हाथ और पैर में पिन एंड नीडल सेंसेशन, जैसे सुई चुभने जैसा जो है वो महसूस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, आपको एटेक्सिया हो सकता है, यानी आपकी बैलेंस चलने में गड़बड़ी, जो डोर्सल कॉलम है पीछे की रीढ़ की हड्डी के बीच में जो कॉलम होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, तो डोर्सल कॉलम डिसफंक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से आपको एटेक्सिया यानी इम्बैलेंस। सो लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड प्रॉब्लम, इवन पेशेंट में हैव, ऑल्दो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स बोलते हैं, मरीज को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लूज स्टूल भी हो सकता है, गैसेस ब्लोटिंग भी हो सकते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स और दूसरी कारणों से भी हो सकते हैं, बट विटामिन बी 12 डिफिशियंसी भी एक कारण हो सकता है। तो ये कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जो मरीज में देखने को मिलते हैं। 100 के नीचे है, वट एवर काउज, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, यू शुड गो फॉर सप्लीमेंट, क्योंकि विटामिन बी 12 डिफिशियंसी सम टाइम काउज इरिवर्सिबल न्यूरोनल डैमेज, इरिवर्सिबल न्यूरोनल डैमेज। 100 के नीचे है, सिम्टम्स आ रहे हैं, प्लीज गो फॉर सप्लीमेंट। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप नेचुरल लाइफस्टाइल की बात करते हो फिर सप्लीमेंट की बात करते हो, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रुथ, the science, and what I have felt in my personal experience too, in my life too, my health journey too। मैं अपनी बात करूं, इवन वेट लॉस वेट गेन भी नहीं होता है, विटामिन बी 12 100 के नीचे आ जाए, मैं भी बहुत सारी लोगों की तरह एडमेंट था कि नहीं विटामिन बी 12 खुद बना लेगा, बहुत सारी रिसर्चेज की, ये नए फैक्ट्स पता चले कि सॉइल का बैक्टीरिया बना रहा है, और मेरी खुद की लेवल जब 84 के आसपास आ गई, आई एम टेलिंग यू कि मुझे सिम्टम्स आने लगे थे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन, जैसे लगे मिर्च के पाउडर दोनों हाथ में पैर में लपेटे हुए हैं, पिन एंड निडल सेंसेशन, पेरिओरल पैरास्थेसिया, व्हाटएवर आई हैव रीड इन द बुक, दैट ऑल सिम्टम्स केम इन मी। मैं मरीजों से बात कर रहा हूँ और मेरी लिप्स के ऊपर पूरा ध्यान रह रहा है कि भैया ये हो क्या रहा है, आई वाज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली इवन। देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर सप्लीमेंट। मैं भी और लोगों की तरह एडमेंट था कि नहीं नेचुरल लाइफस्टाइल में हूँ, एवरीथिंग बॉडी विल मेक इटसेल्फ, डोंट वरी। एंड यस, रेगुलर मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जाया करता था, वो धीरे धीरे कम होता गया होता गया होता गया होता गया, एंड इट केम्स बिलो 100, एंड देन आई रियली, एंड बुक हैज रिटन इट, आई वेंट थ्रू, बुक हैज रिटन इट कि 100 के नीचे आता है तो सिम्टम्स ज्यादा आने लगते हैं, जो ऑब्वियस होने लगते हैं और पेशेंट को परेशान करने लगते हैं। तो अगर आपको 100 के नीचे आ रहा है और सिम्टम्स आ रहे हैं, प्लीज गो फॉर सप्लीमेंट, प्लीज गो फॉर सप्लीमेंट, प्लीज गो फॉर सप्लीमेंट, अदरवाइज यू विल लूज योर हेल्थ लाइक एनीथिंग, है ना।
मुझे फटीग महसूस होती थी, एनर्जी फील नहीं करता था, काम करने का दिल ना करता था। सो व्हेन आई वेंट फॉर सप्लीमेंट, यस, मेरी वेट गेन होने लगी, फटीग की प्रॉब्लम थी वो नहीं जाने लगी, एंड व्हाटएवर सिम्पटम्स आई हैड, दिस बर्निंग सेंसेशन एंड ऑल, दैट वेंट ऑफ रियली। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट गेट अडमेंट कि नहीं मैं नेचुरल लाइफस्टाइल में मुझे कुछ नहीं होना। ये मैंने बताया सॉइल बैक्टीरिया अगर आपका पूरा रह रहा है, आपको सिम्टम नहीं है, नथिंग टू वरी, आपको सप्लीमेंट के लिए नहीं जाना है। अगर 100 के नीचे है, प्लीज काइंडली आई रिक्वेस्ट यू, सो गो फॉर सप्लीमेंट। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आई थिंक सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा कि विटामिन B12 क्या है, कैसे और क्या करना है इसके लिए, है ना। अगर आपको रॉ जर्नी में आपका विटामिन B12 कम नहीं हो रहा है तो नथिंग टू वरी, कोई सिम्टम नहीं आ रहा, नथिंग टू वरी, यू गिव ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड टू द ऑलमाइटी, यू आर ओके इवन विथ रॉ जर्नी, है ना। और अगर कम हो रहा है तो अपने को इसके लिए जाना है। ठीक, अब मैं बात करना चाहूंगा विटामिन डी के लिए, है ना। द सेकेंड इशू इज विटामिन डी। अगेन विटामिन डी की बात करें तो नेचुरल सोर्स, I think reception. Sir, we cannot hear you right now. अभी हम वेट कर लेते हैं सर का आने के लिए। किसी को नहीं सुनाई दे रहा ना? आई थिंक या नहीं डब्ल्यू, we will just wait for him to Yeah. back on. I think टेस्ट किसी ने पूछा है which test is needed, वो तो B12 का ही टेस्ट है, B12 का है। If our gut is stronger, wouldn't our own body generate? Not always, यही तो एक्सप्लेन किया है सर ने कि हर एक की बॉडी नहीं जनरेट करती है, क्योंकि मे बी हम में वो बैक्टीरिया नहीं है जो जनरेट करते हैं। सर, कैन यू हियर अस? Person has lost. तो मुझे अभी मेरे फोन से कनेक्ट करना पड़ा। ओके सर, जस्ट अ मिनट। यस। Sir, before you go on to vitamin D, किसी का क्वेश्चन है which supplement? So ये इसका भी आप एक बार ही बता दें। That will I will suggest the Sukriti ji, and she can give it in the common platform, तो सब लोगों को इकट्ठे मिल जाएगा, है ना? Thank you. Okay, thank you. अब मैं थोड़ा विटामिन डी के बारे में बात करना चाहूँगा, और इसके लिए भी अपने को सजग रहना है, जानना है क्या है, क्यों है, कैसे है और कितनी शरीर को जरूरत है। विटामिन डी को मैं विटामिन नहीं बोलता, मैं इसे हार्मोन बोलता हूँ, क्योंकि इट हेल्प्स इन लॉट ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। और इसको बनने के लिए आपके शरीर में नेचुरली दिस सनलाइट इज एसेंशियल। अगर ऑप्टिमम सनलाइट में अगर बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो आपके स्किन में जो एपिडर्मिस की लेयर है, लोअर लेयर, उसमें ये विटामिन डी बनती है। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक अर्गो कैल्सीफिरॉल बोलते हैं और एक कोले कैल्सीफिरॉल बोलते हैं। और इसके एक्टिव फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कैल्सीट्रायोल और 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफिरॉल। ठीक है ना। तो इसके शरीर में बनने के लिए आपकी लीवर की हेल्थ और किडनी की हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीवर हेल्थ एंड किडनी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीवर की हेल्थ में आप कहें तो जो प्रो विटामिन डी फॉर्म बनते हैं, दैट इज कैल्सीफिरॉल एंड अर्गो कैल्सीफिरॉल, दैट इज D2 एंड D3, ये लिवर में जाते हैं और वहां पर एक हाइड्रोक्सिलेशन होती है, दैट इज कॉल्ड 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफिरॉल एंड 25 हाइड्रोक्सी अर्गो कैल्सीफिरॉल। फिर वो लिवर से निकल के वो किडनी की तरफ जाता है, जहां पर
1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन होता है, तब जाकर एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनती है, जिसे 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफिरॉल बोलते हैं। और ये विटामिन डी जो एक्टिव फॉर्म है, व्हाट इट डज इन आवर बॉडी, ये आपके कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो अगर विटामिन डी नहीं होना है आपके बॉडी में तो कैल्शियम डिफिशियंसी होती है। तो जब आपके बॉडी में कैल्शियम, दैट इज ब्लड में कैल्शियम कम होने लगता है, तो बोन्स के जो कैल्शियम है, क्योंकि अगर आप कैल्शियम की बात करें तो 99% ऑफ आवर बॉडीज कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द बोन। तो जो आपके बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होने लगेगी, विटामिन डी कम होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टिन से होता है, जो भी आप फूड स्टफ में कैल्शियम लेते हैं, तो वो जो इंटेस्टिन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना है, वो एब्जॉर्प्शन ना हो पाएगा। तो जो बोन के कैल्शियम है वो लीच करेंगे बॉडी की यूज के लिए, तो बोन आपके वीक होने लगेंगे। वीक होने की वजह से इट बिकम फ्रेजाइल, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। आप देखेंगे ओल्ड एज में जो स्पाइन बेंड करना शुरू होता है, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्पटम, जो कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से, विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, और बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ये भी है। तो बच्चों में नाम सुना होगा रिकेट्स बीमारी, जो विटामिन डी डिफिशियंसी से होती है, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया। तो इसमें बहुत सारी सिम्टम्स आते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं, नॉन स्पेसिफिक मस्कुलोस्केलेटल पेन आई सी इन माय प्रैक्टिस। बहुत सारे पेशेंट का विटामिन डी डिफिशियंसी है, इधर पेन हो रहा है, उधर पेन हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, और उसके सप्लीमेंट देने से वो पेन चले जाते हैं। ठीक है ना। सो विटामिन डी डिफिशियंसी है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, और आपके लिवर की हेल्थ अच्छी होनी है, आपके किडनी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी नेचुरली आपके बॉडी में बन पाएगा। और उसके लिए चूंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, उसके लिए आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड की बॉडी में जरूरत है। तो गुड कोलेस्टेरॉल, जिसको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो विटामिन डी के बनने में हेल्प करता है, वो आपके अच्छे होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके विटामिन डी को ऑप्टिमम लेवल में बनने में हेल्प करते हैं। और विटामिन डी, यस, इट रियली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी। आपके बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में हेल्प करता है। और अभी जो साइंटिफिक डाटाज आ रहे हैं बहुत सारी बीमारियों में, इट हैज बीन सेड कि डायबिटीज होने के एक बहुत इंपॉर्टेंट इस फैक्टर विटामिन डी डिफिशियंसी भी है। इट हैज बीन सीन द रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में कि जिनको डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज नहीं हुआ है, द नेप पेशेंट, न्यूअर पेशेंट, तो वैसे पेशेंट जिनको डायबिटीज रिसेंटली डायग्नोज हुई है, उस पॉपुलेशन में विटामिन डी कम देखने को मिल रहा है। तो उससे कोरिलेट कर रहे हैं लोग। फैटी लीवर है, ब्रोंकियल अस्थमा है, सीओपीडी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। सो मेनी डिजीजेस में विटामिन डी इज प्लेइंग अ रोल, कि अगर ये कम है तो ये सब बीमारी को होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपने को देखना है कि विटामिन डी हमारा लेवल क्या है ना। तो विटामिन डी जो एस्टिमेट करते हैं वो एक्चुअली D2 लेवल एस्टिमेट करते हैं, अर्गो कैल्सीफिरॉल एंड कोले D2 एंड हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफिरॉल, इस लेवल को हम लोग ब्लड में देखते हैं। 10 से बिलो है 10 पिकोग्राम पर ml, तो ये डेफिशिएंट है। 10 to 30 के बीच में है तो इट इज इनसफिशियंसी, अबव 30 है इट इज ओके फाइन, और 100 के ऊपर है तो दैट इज कॉल्ड विटामिन डी टॉक्सिसिटी। तो अपने को टू हैव गुड हेल्थ, इफ वी कीप बिटवीन 50-60 के रेंज में अगर रखे तो वी कैन हैव गुड हेल्थ विथ विटामिन डी। तो अगर विटामिन डी कम है तो आप इसका सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ सैचे और इवन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स or tablets, or even sublingual things are also available vitamin D. तो अगर विटामिन डी कम है और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, मस्कुलोस्केलेटल पेन एंड बोन मिनरल डेंसिटी, अगर वो कम हो रही है तो इसको लेना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी शरीर में बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, वो सारे फैक्टर को देखना चाहिए। और अगर ये कम है तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर सप्लीमेंट। अभी अगर जहां बात करें, द गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड फूड, बहुत सारे फूड में जो है विटामिन डी फोर्टिफाई कर रहे हैं, जो लोगों को न्यूट्रिशन में मिल सके। क्योंकि अभी के एरा में, जिसको हम लोग डेवलप्ड और इवॉल्व सोसाइटी बोलते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर डिवॉइड ऑफ सनलाइट। और कपड़े तो हम लोगों के उतरते नहीं है, पूरे दिन कपड़े पहने रहते हैं। धूप में बैठने की रूटीन अभी लोगों की चली गई, जो हम लोग बचपन में बैठा करते थे। तो अगर आप एक्सपोज नहीं कर रहे हो बॉडी को सनलाइट में, और अभी
जो अल्ट्रावायलेट रे एंड ओजोन लेयर डैमेज एंड ऑल्सो स्किन कैंसर हेल्थ जो इश्यूज आ रहे हैं कि ज्यादा देर एक्सपोज करोगे, UVA and C आर हार्मफुल एंड ऑल, तो वो इश्यूज हैं। सो विटामिन डी के लिए अपने को देखते रहना है इस लाइफस्टाइल में भी, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन सोर्स जैसे फैटी फिशेस हैं, दे आर रिच इन विटामिन डी, एंड एनिमल सोर्सेज इवन दे हैव विटामिन डी सोर्सेज। रॉ में विटामिन डी के बहुत कम सोर्सेज हैं, जो बोलते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज से जो जैसे मशरूम्स, इफ दे आर एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट बी रेज, दे हैव सम अमाउंट ऑफ विटामिन डी। तो दिस इज अबाउट द विटामिन डी। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीन रिलेटेड कि वेयर इज दिस प्रोटीन, ये प्रोटीन अपने को कहाँ से मिलना है। और प्रोटीन का जो मसला है, जो रॉ जर्नी में है, वो परेशान होते हैं, सर प्रोटीन कहाँ से मिलना है, ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर में, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड्स। टिल डेट 500 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट, बट इन द ह्यूमन बॉडी ओनली 20 आर नीडेड, 20। उस 20 में से दो तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, एक इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या है? इसेंशियल अमाइनो एसिड्स उसे बोलते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, दैट वी हैव टू टेक फ्रॉम आउटसाइड, जिसे अपने को बाहर से लेना है। और इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स उसे बोलते हैं जो हमारी शरीर खुद बना लेती है, उसके लिए आप प्रोटीन के सोर्सेज लो ना लो, दैट इज नॉट नीडेड, वो बॉडी खुद बनाएगी। तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं। अमाइनो एसिड किससे बने हुए हैं भैया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एटसेट्रा। तो आप जो कार्ब ले रहे हो, फैट की चीजें कुछ ले रहे हो, इवन यू आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, उसमें भी नाइट्रोजन कुछ जा रहे हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड मेनी अदर्स, तो वो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, तो उससे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म, जो बॉडी खुद बना ले रही है। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए आपको बाहर से लेना है, तो बाहर से कैसे आएगा? तो साइंटिफिक डाटा से जो नॉन वेज सोर्सेज हैं, जैसे फिश है, एग है, पोट्री है, तो दीज आर कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन। व्हाई? क्योंकि ये इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड सारे कंटेन करते हैं। बट रॉ की अगर बात करें तो रॉ में कोई ऐसा फूड नहीं है जिसमें सारे के सारे नॉन इसेंशियल, क्योंकि नॉन इसेंशियल बताते हैं 20 में से 9 अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड 11 आर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये 9 अमाइनो एसिड्स अपने को बाहर से लेना होगा। तो बाहर से जो हम लोग प्लांट सोर्स की बात करें तो नथिंग इज कंप्लीट प्रोटीन, क्योंकि किसी में कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड है, किसी में कुछ, सो डिफरेंट सोर्सेज अपने को लेना होगा, जिससे हमारे बॉडी में सारे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स चले जाएं। अभी तक जो मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, उसमें जो एक सोर्स मिला जिसमें सबसे ज्यादा नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड इसेंशियल अमाइनो एसिड अवेलेबल है, दैट इज एस्गर्ड। एस्गर्ड एक प्लांट सोर्स ऐसा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा इसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन RDA फॉर्म इज अवेलेबल। दूसरे जो भी ग्रीन्स हैं लाइक स्पिनाचेस, पार्सले, सेलेरी, कोरिएंडर, तो ये सारे में भी कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। सो डिफरेंट सोर्सेज वी विल हैव टू इंक्लूड इन आवर डाइट, जिससे हमारी नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की पूर्ति हो पाए। तो बॉडी को प्रोटीन नहीं चाहिए, बॉडी को अमाइनो एसिड चाहिए, जो कि आप प्रोटीन भी खाते हो तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी को पहुंचती है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। प्रोटीन लेंगे तो वो टूटकर अमाइनो एसिड्स बनना है, देन ओनली इट कैन एब्जॉर्ब। आप कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लोगे, वो भी डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज, फ्रक्टोज में टूटना है, तभी वो बॉडी यूज कर पाएगी। आप फैट लेते हो तो वो ट्राइग्लिसराइड्स, फैटिक एसिड्स में टूटेंगे, तभी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो अपने को प्रोटीन नहीं चाहिए, अपने को चाहिए अमाइनो एसिड्स, वो भी प्रोटीन ही देगी। तो ये जो प्लांट के सोर्सेज हैं, दे आर नॉट कंप्लीट प्रोटीन, उसके लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज लेने पड़ेंगे, जो हम लोग यूज भी करते हैं, डिफरेंट ग्रीन्स। इसलिए मैं ग्रीन्स की बात करता हूँ कि ग्रीन्स जरूर लें, ग्रीन्स जरूर लें। फ्रूट्स में भी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, बट सारे कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, किसी में कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड है, किसी में कुछ है। तो आपको डिफरेंट ग्रीन्स और फ्रूट्स के साथ यू विल गेट द
adequate essential amino acids and body will form the proteins. क्योंकि protein is very important part of body, वो muscles के लिए, inflammation के लिए, तो thousands of different proteins and different structures and has different role in our body. तो ये प्रोटीन से रिलेटेड बात हुई. और अगर प्लांट सोर्स में प्रोटीन्स की बात करें तो नट, सीड्स एंड बीन्स. और जो लोग रॉ वीगन नहीं है, जो वेजिटेरियन है, वीगन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रॉ वीगन, if they take rice and beans, that two combination gives the complete protein. That is, they contain that the rice and the bean combination that gives you the complete protein. That is all essential and non-essential amino acids present in the rice and beans, apart from this animal source. तो ये जो प्रोटीन की कहानी है, रॉ वीगन डाइट वालों के लिए इसेंशियल अमाइनो एसिड्स अपने को बाहर से लेना है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स बॉडी खुद बना लेती है. नो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए डिफरेंट सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ेगा, जिसमें आपको कुछ नट्स, सीड्स भी यूज करने होंगे, जो अलग अलग सोर्सेज अलग अलग इसेंशियल अमाइनो एसिड कंटेन करते हैं, जो आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरी कर देती है ना. तो दिस इज अबाउट द प्रोटीन मिथ दैट आई टॉक अबाउट. लवलीन जी, मैं यहाँ रुकना चाहूंगा. अगर इसमें अगर किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क, तब फिर मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा जो लोगों की हीलिंग जर्नी में दैट विल हेल्प. श्योर सर, क्योंकि हैंड्स बहुत रेस थे पहले से, तो कईयों ने कुछ प्रोटीन के बारे में पूछा है, लाइक इफ वी कैन टेक सप्लीमेंट्स फॉर प्रोटीन. नो नीड, बारे में यही क्वेश्चन. नो नीड ऑफ एनी सप्लीमेंट, है ना. आप ये जानो कि आपकी बॉडी की क्षमता बहुत ज्यादा है, जो आपके मसल मास हैं. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लाइट आ गई तो सोचा लैपटॉप से कनेक्ट कर लो. परफेक्ट सर. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट इंगेज योरसेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आपकी बॉडी की जो मसल है, दे कैन इंक्रीज इन गर्थ बाय 40%. आपकी जो अभी मसल मास है उसको आप 40% तक बढ़ा सकते हो with only physical activity. You can pump it with only physical activity. So कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है. अभी जो नए डाटा आ रहे हैं, पहले बोला करते थे कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन इज नीडेड. अभी उसको कम कर दिए हैं, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. The many recent studies are coming up कि 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इज सफिशिएंट इनफ. ठीक है ना. अगर मान लो आपका वेट है 70 केजी, ठीक है ना, तो 56 ग्राम इज सफिशिएंट इनफ. तो नट एंड सीड्स दैट कंटेन एंड द रॉ में ग्रीन्स आप ले रहे हो, उसमें है इवन एवरीथिंग कंटेन प्रोटीन, बट लेस इन लेस अमाउंट. आप चिकन की बात करते हैं तो दैट कंटेन 100 ग्राम कंटेन 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन, है ना. 27. अगर आप फ्रूट्स की बात करो, मैं जस्ट एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ. अगर आप इसकी बात करो, मान लो ग्रेप्स की बात करते हो, तो दैट कंटेन 0.9 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 100 ग्राम. बहुत कम है, बट प्रोटीन तो है ना. तो प्रोटीन के सोर्सेज अपने को नहीं चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए. अमाइनो एसिड बॉडी को दो, आपकी प्रोटीन बॉडी खुद बना लेगी, है ना. तो ये है प्रोटीन का मिथ. इससे, इसके भूत से बाहर निकले, है ना. तो ज्यादा बेहतर है. और फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, मसल विल पंप इटसेल्फ. ठीक है ना. Another question was what amount of nuts and seeds, because you had mentioned. Yes, nut and seeds not more, in handful. आप अपने फिस्ट में जितना नट एंड सीड उठा सकते हो उसको डालो, सोक करो एंड यू कैन यूज इट. सर, सिर्फ प्रोटीन का क्वेश्चन ले रही हो कि B12 और उसका भी ले रही हो? B12 विटामिन डी के भी क्वेश्चन ले सकते हैं, नो इश्यूज डिस्कस्ड. और जो कोर्सेज है जो सप्लीमेंट के लिए, वो मैंने बता दिया कि आई विल सेंड इट टू द यू विल लेट सुकृति नो अबाउट व्हिच सप्लीमेंट एंड और टेस्ट भी, के कौन सा टेस्ट करवाना है. somebody had asked.
अच्छा, विटामिन B12 के? हाँ जी। Vitamin B12 के you can go for serum vitamin B12. Along with that you can go with homocysteine estimation. जिनकी vitamin B12 कम होती है उनकी homocysteine level जो है वो बढ़ी हुई मिलती है ना? तो you can go for that. Even methyl malonic acid MMA उसके लिए भी आप जा सकते हैं, है ना? मिथाइल मेलोनिक एसिड भी आपकी बढ़ी हुई मिलेगी और होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, विटामिन B12 का लेवल कम मिलेगा। उसके अलावा सीबीसी करते हैं तो कंप्लीट ब्लड काउंट में जो एमसी दैट इज कार्डियोवैस्कुलर वॉल्यूम वो यूजुअली बढ़ा हुआ मिलता है क्योंकि सेल्स के मैच्योरेशन नहीं होते हैं और बड़े बड़े आरबीसी साइज बनने लगते हैं जिसको मैक्रोसाइट्स बोलते हैं। वो ड्यू टू अनमैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज इन द बोन मैरोज तो उसमें एमसीबी जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है 110 टू 140 तक मिले रहते हैं जिसकी वजह से कभी कभी ब्लड सेल्स आपके टूटने भी लगते हैं और जॉन्डिस भी देखने को मिलता है इन पेशेंट ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी। कभी कभी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट तीनों कम मिलते हैं जिसको हम लोग पैनसिटोपिनिया भी बोलते हैं। दैट इज लैब इन्वेस्टिगेशन की बात है ना। सर और क्वेश्चन था टॉडलर्स के लिए भी उतने ही नट्स एंड सीड्स? और टॉडलर्स के लिए अब उनके हैंडफुल तो बहुत कम आएंगे ना। इट इज रिकमेंडेड, जो मैंने जाना है सीखा है, हैंडफुल। तो उनके हैंडफुल तो बहुत कम होंगे तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव कि उनकी फिस्ट में कितना आ सकता है, दैट मच यू कैन गिव देम। सर नमस्कार सर। यस सर मैंने आपको इनबॉक्स किया सर, एक क्वेश्चन है वो इनबॉक्स किया सर। उसके बाद इमेज भी put it in the general. एक क्वेश्चन है something about cancer due to B12. विटामिन B12 कैंसर यूजुअली स्टोमक, जो हम लोग एसिड को सप्रेस करते हैं ना, हाइपरगैस्ट्रीनीमिया होता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इट इज नॉट ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी। विटामिन B12 डिफिशियंसी दिखता है क्योंकि आप एसिड बहुत दिन से सप्रेस करने के लिए आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हो जिसकी वजह से हाइपरगैस्ट्रीनीमिया एंड जो गैस्ट्रिक सेल्स एट्रोफीज हैं और बाद में चल के कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, बट इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, indirectly. If your gut is strong, wouldn't your own body make? Your gut is strong, vitamin B12 भी B12 will be own, अपने खुद बन जाना है, that is they are asking. Yes, कि वो कह रहे हैं कि अगर गट स्ट्रॉन्ग है तो हमारा खुद नहीं बनेगा B12 क्या? विटामिन B12 की सारी कहानी में हमने बता दी, आपने के तो साइंटिफिक फैक्ट्स भी बता दिए और गट के बैक्टीरियाज के बारे में भी बता दिया। अपने को लेवल देखना है, इन सब चीज की वरीज छोड़ दीजिए, आपकी ब्लड की लेवल क्या है। 100 से नीचे है आपके सिम्टम्स आएंगे, है ना। 100 सर to 300। सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी पूछिए। जी सर, मुझे ये पूछना है कि गैस बहुत ज्यादा बनती है और गैस बनती है तो मुझे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और ये यहाँ पे अपर स्पेंस्टर साइड में पूरे टिश्यूज बड़े हुए हो रखे हैं, जिसकी वजह से मतलब कुछ भी खाओ कुछ और तो सूट नहीं करता है, बनाना ही सूट करता है। मैंने आपसे बात भी करी है, मुनमुन गोस्वामी, अगर आपको याद है तो। आई रिमेम्बर। थोड़ा सा भी ज्यादा होता है ना सर तो गैस बनती है और फिर वो प्रॉब्लम कर जाता है, फिर उसकी वजह से मेरा स्टमक अपसेट होता है और वेजाइनल फंगल हो जाता है। देखो इस पे बात करने के लिए मुझे लंबी बात करनी पड़ेगी, बट ब्रीफ में मैं आपको बताऊं ये गैस की प्रॉब्लम क्या है कि आपके गट में फ्रॉम माउथ टू एनस रेक्टम जी रफली 5 पॉन्ड, जिसको अगर हम केजीज में कहें तो रफली 2.5 kg के आसपास बैक्टीरिया आपके गट में है फ्रॉम माउथ टू एनस, जी है ना। By weight it is 2.5 kg bacteria are there and they actually determines our health, they are जी responsible for our good health। तो जो हम लोगों ने पीछे लाइफस्टाइल अपना रखी है सिंस हर चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड जब बेबी मदर वॉर्म में रहता है तो गट इज टोटली स्टेराइल, उसमें कुछ नहीं होता। एंड द फर्स्ट बैक्टीरिया द बेबी एक्सपोज्ड थ्रू वाइजनल डिलीवरी, जो वेजाइनल फ्लोरा है, जो बैक्टीरियाज है,
जब बेबी नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी से बाहर आता है तो दैट बेबी व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड, द फर्स्ट बैक्टीरियल एक्सपोजर थ्रू मदर्स वोम जो बाहर निकलता है, तो वेजिनल फ्लोरा है वो बॉडी को एक्सपोज होता है बच्चे को। उसके बाद अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट में आता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट फूड द बैक्टीरिया गेट स्टेबलाइजेस, जी। तो कॉलोनी अपनी बनानी शुरू करती है। तो उसमें 80% बैक्टीरिया जो मैंने करीब 2.5 kg टाइट चली गई उनकी। Yeah, he will come back on in a little while. Wait कर हाँ लेते जी। हैं. Sir is back on. Sir, can you speak? Yes, yes. हाँ जी, हाँ जी. Sorry. No problem. अभी सर क्लियर नहीं है आपकी आवाज. तो मैं बोल रहा था कि गट के बैक्टीरिया जैसे Sir, we cannot hear you clearly. You have to wait. लाइफस्टाइल, Sir, your voice is breaking. Yeah, he will come it is up. not clear right now. Hello. Speak, sir. Speak. पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन हुआ Yes, है। sir. अब ठीक हेलो, है. Yes, now it is आउट okay. इज ओके। Yes. ओके, थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरिया के बारे में, जो ये गट डिसबायोसिस होती है ना, जब एक बार आपके गट के बैक्टीरियाज गट डिसबायोसिस में चले गए, ये 20 और 80 के जो रेशियो है ये डिस्टर्ब होते हैं, देन वी गेट डिस्टर्ब डाइजेशन, है ना। आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ जो है, डाइजेस्टिव फायर वो वीक होने लगती है, जिसकी वजह से वी गेट गैस, ब्लोटिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। और मैं इसे अब साइंटिफिक तरीके से ना समझाते हुए और आम भाषा में, साधारण लोगों की भाषा में समझाऊं कि जैसे आप घर में किचन में सब्जियों को पका लिया, सुबह उसको रख दिया और शाम छोड़ दीजिए, दूसरे दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए, क्या होता है, इट फर्मेंट्स एंड स्टार्ट स्मेलिंग, है ना। जी। वो इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, यू कैन नॉट गो इनटू द किचन, उसको वॉश करना, साफ करना है। या आप कहीं स्ट्रीट में जाते हो, कुछ चीज सड़ रही है, रोटन हो रही है, तो स्मेल आती है, आप नाक मुंह पे रुमाल रख के, कपड़े रख के निकल जाते हैं, दैट इज फर्मेंटिंग, सड़ रही है। वैसे ही जब आप फूड लेते हो, आप देखो अभी खाया और 1 घंटे बाद आपको वॉमिटिंग हुई, हाउ इट स्मेल्स वेरी स्टिंकी, वेरी बैड। अपना ही खाया हुआ भोजन, उसको जो वॉमिट किया, लगेगा कि इसको जल्दी साफ करो, इसके पास ना रहूं, तो 1 घंटे में वो फर्मेंट होना शुरू होता है। तो जैसे जैसे वो लोअर ट्रैक में होता है, वो और भी ज्यादा फर्मेंट होने शुरू होते हैं, स्टार्ट रोटेनिंग, वो सड़ने शुरू होते हैं। तो अपने गट में अगर ये ज्यादा समय तक रुकता है तो वो ज्यादा फर्मेंट होते हैं, तो वो गैस एंड ब्लोटिंग बनाते हैं। 200 ml of gases are daily produced in your gut through your digestive process and fermenting process. अगर ये 200 ml से ज्यादा आपके गट में बनने लगते हैं, then you feel symptoms in the form of burp, डकार ज्यादा आएगी, फार्टिंग ज्यादा होगी, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन लगेगा, या आपको ब्लोटिंग लगेगी कि पेट भरा हुआ है, फूला फूला हुआ है। तो the only thing that we have to focus, how to get my gut bacteria population और डिसबायोसिस को कैसे दूर करें, क्योंकि ये डाइजेस्टिव प्रोसेस को गट बैक्टीरिया ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपकी गट की बैक्टीरिया की पॉपुलेशन अच्छी नहीं होगी, नाउ मेनी हाइपोथेसिस आर कमिंग अप, small bacterial overgrowth syndrome, that is called SIBO, IBS, IBD, obesity, है ना, depression, all are explained through this gut microbiota. Recently I am going to talk on in other city on this gut microbiota health and disease. इस पे मैं अभी एक CME करने जा रहा हूँ मेडिकल फैटर्निटी में, कि गट बैक्टीरिया इज प्लेइंग अ बिगर रोल। और वी ऑल नो ओबेसिटी अगर आ गई, मोटापा आ गया, तो उसके साथ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एंड डिसलिपिडीमिया ये साथ साथ आने। मैं यही कहूंगा कि आपकी गट डिसबायोसिस की वजह से आपको गैस, ब्लोटिंग एंड इसकी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो इसको कैसे ठीक करना है, विल टॉक अगेन ऑन Sir, we are losing you again. We are losing you again. another platform.
अभी जो हम लोग बात कर रहे थे विटामिन B12। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एंड प्रोटीन। हाँ अभी ये यस लाइट आई है, मैं फिर से देखता हूँ Yes. इसको ज्वाइन कर। मैं भी कुछ बोल नहीं रहा था। हेलो Yes, सर sir. We नमस्कार can सर। hear you now. नमस्कार सर। तो सर मैं आज के सेशन में हमने ये 2-3 बातें की। विटामिन डी। जी बोलिए। सर मैंने 3 बार पहले भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, बट हो नहीं पाया सर। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ हाँ जी एक्चुअली। बोलिए। हाँ, मेरा इशू है सर यूसी का, अल्सरेटिव कोलाइटिस का सर। हम्म जो नॉर्मल जो एक प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स होती है, फिलहाल तो मैं उसी पे डिपेंडेंट हूँ, जैसे मेजलामीन ड्रग्स और मेसालामिन। मेजलामीन पर डे डोज जो मेरी है दैट इज 4.8 ग्राम अभी चल रही है। यू आर टेकिंग मैक्सिमम डोसेज। मैक्सिमम मैक्सिमम डोज डोसेज दैट कैन बी। यस। दैट इज 4.8 ग्राम पर डे। और उसके हम्म अलावा जो कॉर्टिरोवा करके एक स्टीरॉइड है, पर डे वो ले रहा हूँ 9 mg है वो उसका क्वांटिटी। तो बट कोई ज्यादा मतलब 100% रिलीफ नहीं है अभी भी, कह सकता हूँ मैं। बीच में कभी भी मतलब दोबारा फिर से वो आ जाता है, बीच में नॉर्मल रहता है। तो ये सब चीजें हैं। तो मैंने एलोपैथिक को छोड़ के मैंने आयुर्वेदिक भी ट्राई किया, कोई रिलीफ तो मिला नहीं वहां से भी। उसके अलावा जो भी कंसल्टेशन मुझे मिलती है एमबीए सप्लीमेंट से, वो भी मैंने ट्राई किया, लेकिन उससे मेरी कंडीशन और वर्सन हो गई। जैसे कभी हमने फाइबर लिया, प्रोटीन ले लिया, और भी जो भी हमें प्रिस्क्राइब किया, मिल्क थिसल, AVH, ये सब चीजें मैंने ट्राई किया। बट 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद खाने के बाद ये सप्लीमेंट्स मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। और अल्टीमेटली लास्टली फिर मुझे मैं यही नतीजे पे पहुंचा कि मुझे एलोपैथिक ही लेनी है, ताकि कम से कम मुझे तकलीफ तो ना हो। इसमें मेरी सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ठीक है, मीनवाइल ये चलती रहे एलोपैथिक, बट ग्रास रूट लेवल पे कौन सी सप्लीमेंट जो है मैं ऐड करूं, सो दैट वो आहिस्ता 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 जो है वो मेरे ग्रास रूट लेवल पे काम करें और मुझे इससे निजात मिल जाए। इतना सही मेरा क्वेश्चन था बस। बहुत छोटा क्वेश्चन है। इस छोटे से क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपने पूछ ली। लेकिन मैं बताऊं कि इस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं रॉ जर्नी में, इसमें कोई सप्लीमेंट की मैं बात नहीं करता हूँ एक्सेप्ट विटामिन डी एंड विटामिन B12 इफ इट इज डिफिशियंट। अगर डिफिशियंट नहीं हो रही है, आप लेवल चेक करें, आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज आई डोंट सजेस्ट फॉर एनी सप्लीमेंट एट ऑल। और ये ऐसी कोई ये दिस इज द लाइफस्टाइल। ये दवाई वाली टेक्निक नहीं है कि आप रॉ जर्नी में आए और आप ठीक कर लिए। और मैं फिर से बोलता हूँ यहाँ पर कि ये फूड की जर्नी दैट हेल्प्स यू इन हीलिंग ओनली 20 to 30%। इट इज नॉट प्ले द मेजर रोल। और पूरा का पूरा आप फूड रॉ में भी आ जाओगे, पूरे बॉडी को हील कर लोगे, इट इज नॉट लाइक दैट। बिल्कुल नहीं कि रॉ जर्नी में और आप बिल्कुल हील कर जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाना है, नहीं। आई ऑलवेज टॉक अबाउट द होलिस्टिक हीलिंग, जिसमें इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी बात की है, फिर से मैं बात करता हूँ। योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। फूड की बात तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। यू आर फीलिंग हैप्पी विथ योर लव लाइफ, दैट इज द मैरिड लाइफ एंड द फैमिली लाइफ, योर पेरेंट्स, योर किड्स, that I say parenting and the parental care, the environmental health, the social health, your creative activity, occupational health, financial health. So all should be valued, all should be balanced. That is the meaning of life. अगर इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे तो सिर्फ फूड 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 फूड, कुछ खा लो ठीक हो जाओ, कुछ सप्लीमेंट ले लो ठीक हो जाओ, नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल, एट ऑल। आप खाना I think we lost Shruti, इसके बाद आप पूछ लेना, okay? Okay, thank you so much. पोस्ट ऑफिस, अगर इस पोस्ट ऑफिस में आप अंतर्देशी डालते हो, पोस्ट कार्ड डालते हो, तो वो मैसेज जिसको आपने लिखा
मैसेज दूसरी जगह भी पढ़े जाते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप निगेटिव थॉट्स और निगेटिव इमोशंस के साथ जी रहे हैं। ये मैसेज थ्रू न्यूरोनल एक्टिविटी आपके शरीर के हर एक सेल्स, द 50 to 70 ट्रिलियन सेल्स आर पास्ड ऑन, वही मैसेज आपके हर एक सेल तक जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस। तो सेल्स गेट कंफ्यूज्ड, वो फिर हीलिंग में आपको डिले करते हैं, हाल्ट करते हैं और डिसीज करते हैं। तो इट इज नॉट ओनली द फूड जर्नी, द सप्लीमेंट्स, है ना, कि आप इसको ले लोगे और ठीक हो जाओगे। इट इज नॉट लाइक दैट। आई एम सॉरी टू से हियर कि आपने जो सवाल किया मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ आपके सवाल के लिए, कि मैं कोई सप्लीमेंट बता दूं और आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। सॉरी Sir, plus I don't know if we know if he's done the food journey even yet. I'm not sure. अगर उन्होंने नो किया। नो, ये तो बता रहे हैं कि नॉर्मल लाइफस्टाइल में हूँ और मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, द मेसालामिन, द 4.8 ग्राम एवरी डे, और साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड। आप जाकर देखेंगे corticosteroid actually it worsen your gut lining, the leaky gut syndrome। वो आपके टाइट जंक्शन जो है इसको पुअर करते हैं, और जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको आपके सिस्टम में जाने में हेल्प करते हैं, और आपके सिम्टम्स को स्लोली, आप सिम्टोमेटिकली तो बेटर फील करते हैं, बट इन लॉन्ग रन आप ऐसे समझो दीमक की तरह आपकी बॉडी को वो खत्म कर रहे हैं। बाहर से देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, एंड एट टाइम विल कम आप खोखले हो जाओगे, एंड देयर विल बी नो वे, वो बचेगा नहीं। A lot of side effects of this corticosteroid, we say in medical and allopathic science, this corticosteroid is double-edged sword। ये दो धारी तलवार है जो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। आप दवाइयां लेते हो, आपको थोड़े दिन के लिए फायदा समझ में आता है कि बॉडी इज फीलिंग गुड, बट विथ टाइम द लॉट ऑफ adverse events that start बट begins सर in कोई your body। ऑप्शन, बट सर कोई ऑप्शन भी नहीं है ना? ये आपको लग रहा है, many people I have seen they have healed from this with their willpower and this journey, many of them they have healed themselves from autoimmune disease। This is autoimmune disease, you might have know this, you have read this on this Google platform। अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो तो जरूर जाने होंगे कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, और मैं भी ऑटोइम्यून डिजीज से सफर कर रहा था, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, and I'm in win-win situation। I'm doing all my physical activity without any medicine for last 3 years। I used to take biologics, है ना, many doses of biologics I have taken, there was no benefit, then I chose this path, and these days I'm not taking any medicine for last 3 years and doing all activities। सर श्रुति का तो आप क्वेश्चन शुरू से पहले आई हुए, लास्ट वीक भी आपसे बात की थी, आप प्लीज उनका हेलो सर लास्ट वीक मैंने हाँ अपनी जी किया था जिसमें फोटोज भी डाली थी सुकृति जी को। तो आपने कहा था कि वो इचियोसिस वल्गारिस का सिचुएशन है, उसके आज जो स्किन था काफी फटा फटा था और ड्राइनेस थी उसमें और पैरों में। फोटो शेयर की थी सर लास्ट वीक, पता नहीं आपको I remember that। हाँ सर, तो सर उसमें क्या हुआ था, उसके बाद हमने उसको विटामिन B12 का सप्लीमेंट दिया था क्योंकि उसका टेस्ट में 10 से बिलो था उसका B12, और जब सब तो उसका कंडीशन 80% इम्प्रूव हो गया, सारी स्केलिंग वगैरह सारी चली गई थी, बट सर रिंकलिंग वगैरह थी ना वो नहीं जा रही है। तो देखो हाँ बोलिए सर, तो फिर मैंने क्या किया, आई वेंट ऑन फ्रूट डाइट कंप्लीटली, और मैंने अपनी बेटी कुक्ड मील और प्लस फ्रूट डाइट पे रखा। तो ये लास्ट वीक की बात है सर। तो मेरे को भी सिमिलर सिचुएशन है, बट मेरा बहुत माइल्ड है, तो मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा अपना फ्रूट डाइट में रखने से अपने आप को। बेटी का भी इम्प्रूवमेंट है सर, बट द ओनली डाउन साइड इज कि वो इतना लो ऑन एनर्जी है कि शी स्टॉप्ड वॉकिंग, प्लेइंग, उसको बस बैठने का मन करता है या फिर गोदी में बैठने का मन करता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि उसको मतलब प्रॉपर खाना नहीं दे रहे ना, बस फ्रूट पे है वो, तो वो रात भर नर्स करती है, मतलब शी वांट्स टू फीड ऑन मी ऑल द टाइम। वो हर समय मुझे मतलब ब्रेस्ट मिल्क चाहती है वो, और उसका एक्टिव फ्लो चला गया है। स्किन कंडीशन इम्प्रूवमेंट तो मैंने देखा है सर, बट मतलब वही है कि इतना लो ऑन एनर्जी है वो कि मतलब देख के लगता है कि बच्चा को मैं कहीं डिप्राइव तो नहीं कर रही, इसी ऐसा कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ मैं उसको ऐसा करके। आप जो है ना एक बार पर्सनली बात करेंगे,
I would like to, I will not invest much time here in on, क्योंकि 5-10 मिनट टाइम बाकी और लोगों के भी सवाल, तो मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगा। मैं शॉर्ट में कुछ नहीं सुन पाता हूँ, न समझ पाता हूँ, जब तक समझूंगा नहीं सारी चीजें। जैसे बीमारी के लिए बताया ये चीजें हैं, फोटोज मंगवाई, समझ में आई, उसको बताया, और फिर आपको बताया कि आप ऐसे से करो। वैसे ही अभी सारी चीजें मुझे समझनी होंगी, फिर मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि व्हाट टू डू, हाउ टू प्रोसीड फर्दर, है ना? ठीक है सर, तो फिर सर कैसे हेलो, बात करेंगे आपसे? आप सुकृति जी से एक बार बात कर लीजिएगा, है ना? सी विल गाइड यू। ठीक है सर, ओके सर। सर एक क्वेश्चन था MMA का कि it should be urine or serum and he's saying that maybe urine is better, so he wants to know. Either of these two, but blood is okay, fine. आपने blood sample दिया, उसके साथ देख लो। But I usually suggest कि vitamin B12 और homocysteine कर लिया, it's okay. Nothing to worry कि ये तीनों चीजें करानी है। I usually suggest in my clinical practice homocysteine and vitamin B12 level. सर आपका कोई ग्रुप है जहाँ पे ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे किसी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं कांटेक्ट में? Yes, मैं WhatsApp ग्रुप का लिंक डाल दूंगी एंड में यहाँ पे। There is one group, Heal with Dr. J.M. Dubey, that is admin is Sukriti ji and she usually handle that. तो उसमें आप तो जुड़ सकती हैं, ज्वाइन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सर। मैं चैट में ऐड कर रही हूँ, यू कैन ज्वाइन, क्योंकि जैसे आपको इसका पता चला है दैट सेम पर्सन वुड गिव यू द WhatsApp आल्सो। लवलीन जी आज के लिए रखा जाए, 1 घंटे हो गए, फिर जो मैम नंबर नहीं आया है, आप व्हाट्सएप में ग्रुप का डिटेल नहीं आया। अभी डाल रही हूँ, अभी आप रहे। यस सर। सर मेरा एक छोटा सवाल था, कैन आई आस्क? आई एम राखी मुंद्रा। पूछिए। हाँ सर, आई एम इनटू अ फ्रूटेरियन जर्नी सिंस लास्ट 3 months। मैंने पिछले साल भी किया था, but then I had to break it, so I again started this year. So my question was कि sir, for D3 how much of sunlight should we take in a day? How many minutes? Like you know, and what should be the time? साइंस तो कुछ और बोलता है, बट नेचुरल लाइफस्टाइल में जो है वो और कुछ बोलते हैं। साइंस बोलता है द डे टाइम लाइट इज बेटर फॉर UVB, है ना? द मिड डे टाइम इज बेटर, बट नेचुरल साइंस में जो लोग हैं दे आर सेइंग द मॉर्निंग सनलाइट, एंड व्हाट इज ट्रू, इवन आई एम एक्सप्लोरिंग इट, है ना? तो जो नेचुरल लाइफस्टाइल में है दे आर सेइंग कि मॉर्निंग की जो है 6 to 8 की, और इवनिंग आफ्टर 5 in summer, and in winter 4 to 6 के टाइम में, if you expose your body half an hour sufficient enough, if your liver health and kidney health is good, you can have a good vitamin D level in your body, blood. Morning 8 to 10, half No, an no, hour. 6 to 8 morning. Morning 6 to 8. Half an hour body exposure to the sunlight is sufficient. Daily, right? Yes. Okay. And sir, my weight is 61 and my height is 5'2". What should be my water consumption daily? Water consumption I have said earlier, according to the thirst. जब प्यास लगे लेनी चाहिए। मैक्सिमम वाटर इनटेक शुड बी 30 ml पर kg बॉडी वेट, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। Okay. Okay. And we can do 1 hour walking also in a day. That is very important to detox our body. Okay. Movement Daily 1 hour. helps in movement of the body joints, that helps in detoxification. Okay. And Rakhi ji, you can listen to sir's YouTube videos as well. These kind of questions will get answered, है ना? We can Okay. keep. Sir, एक chat में question था walking versus आपने जब बोला था ना muscle के लिए, so somebody is asking if walking is enough, but No. For muscles, if you want to increase your gut, you resistant training can go for. You can search it on the YouTube, the resistant muscle training, resistance exercises, that will help you increasing the muscle girth. सर अभी आप ले रहे हैं सर मुझे एक लास्ट B12 के बारे में पूछना था, पूछ सकती हूँ सर? हाँ जी बोलिए।
सर विटामिन B12 जैसे कम है और हमने सप्लीमेंट खाना शुरू किया और हम 1 महीने तक खा रहे हैं, तो हमें कितने दिन तक सप्लीमेंट खाना चाहिए? और उसके देखो बाद अगर हमने मान लीजिए अगर ठीक हो जाता है रेंज, तो उसके कितने दिन बाद हमें टेस्ट कराना चाहिए? और साल में कितने बार हमें विटामिन B12 और डी का टेस्ट कराना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हम किस लेवल पे हैं? देखो, मैंने पहले बताया आपको कि एक बार आप उससे इस वो होता है लाइफस्टाइल में जो हो तो ऑलरेडी यू तुम्हारे हैव, जो सिम्टम्स है ना थोड़ा, बाकी B12 तो अपन ने करवाया था ना, नॉर्मली था। नॉर्मल था B12 तक। Loveleen ji, some background noises are there. Done, sir. Somebody had unmuted themselves. It's good. Okay. So actually, those who are vegan, they have usually no sources of vitamin B12. और एक बार डिफिशियंसी हो गई तो ऐसे पेशेंट्स को, जो यूजुअली मैं प्रैक्टिस में करता हूँ, अभी नेचुरल लाइफस्टाइल वाले के फॉलोअप का आई हैव नो मच एक्सपीरियंस, जिनको फॉलोअप करके देखा हो मैंने, तो यूजुअली जो वीगन है और उनको एक बार डिफिशियंसी हो गई तो उसके जो डोसेस हैं, जो यूजुअली मैं पैरेंटरल बोलता हूँ कि 1 हफ्ते लो, फिर वीकली लो, 1 महीने तक, उसके बाद मंथली आई आस्क देम टू गो फॉर एटलीस्ट फॉर अ ईयर। और उसके बाद आप लेवल चेक करो और हर 3 महीने से 6 महीने के बीच में आप इसके लेवल चेक करते रहो कि इफ इट इज कमिंग डाउन, है ना, तो 300 से 200 के नीचे बताया, दैट इज बॉर्डर लाइन, और 200 के नीचे आया तो डिफिशियंसी, तो 200 के नीचे आया तो जैसे टॉप अप करते हैं, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो वैसे टॉप अप कर लो ना सप्लीमेंट को, और फिर 3 से 6 महीने में आप देखो क्या स्थिति हो रही है। दैट यू हैव टू चेक इन बिटवीन। 3 से 6 महीने में यू कैन गो फॉर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, आप जा सकते हैं। एक बार आपके लेवल में आ गए तो इन दोनों टेस्ट के लिए। Sir, I have one question regarding protein. You said that we require 9 essential protein from the outside source. And 9 essential amino acid, not amino protein, acids, yes, amino acids. And if we are on the fruit diet, 100% fruit diet, not taking any greens, so we should include variety of fruits to get that 9 essential amino acids. Definitely you will have to go for different fruits that I said, the complete protein and incomplete protein. Complete protein is said that contains all non-essential amino acids. तो जो फ्रूट की जर्नी है, जो लोग इसमें है, आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो सारे फ्रूट में सारे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं है, और फ्रूट्स में प्रोटीन भी कम है और सारे अमाइनो एसिड्स भी नहीं है। तो आपको वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स लेने होंगे, तब जाकर सारे नॉन इसेंशियल इसेंशियल अमाइनो एसिड्स पूरे हो पाएंगे। So it means if a person is stick on 1 or 2 variety of fruits, then he will be deficient on the amino acids. Definitely with time, not for a short period of time. अगर 15 दिन, 20 दिन, महीने के लिए जाते हो तो बॉडी is very intelligent, वो acclimatize कर पाते हैं, but long run में definitely will be deficient. तो I have सर seen. या तो सर इट मीन्स अगर हम लोग सारे फ्रूट्स नहीं खा रहे और ग्रीन्स भी नहीं ले रहे हैं तो वी शुड कंसीडर इट एज अ डेफिशिएंट इन आवर बॉडी। नहीं, अभी से कंसीडर नहीं करनी है। मैंने कहा कि बॉडी रिजर्व रखती है, बॉडी अपने पास रिजर्व रखती है जो इमरजेंसीज के लिए, जैसे आप बैंक बैलेंस रखते हो इमरजेंसी के लिए, वैसे बॉडी रिजर्व रखती है। अगर कुछ दिन के लिए ऐसा कर रहे हो, इट्स ओके, फाइन, दैट हेल्प्स इन डिटॉक्स। सर 8 मंथ्स हो गए हैं सर सिर्फ बनाना खाते हुए। डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर अदर थिंग, क्योंकि जो वैराइटीज ऑफ मोर देन 1000 डिफरेंट बैक्टीरियाज, द फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट इन योर गट, आप सिर्फ एक तरह के फाइबर दोगे तो वो भूल जाएगा अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, फिर कुछ भी डालोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट, बॉडी विल फॉरगेट। रॉ में तो कुछ और सूट नहीं कर रहा है, तो शैल वी गो फॉर द बॉइल्ड वेजिटेबल्स देन? ऑल ऑफ सडन मैं यूजुअली कुक्ड के लिए बोलता नहीं हूँ। अगर आप लंबे समय से हो तो ऑल ऑफ सडन मैं कुक्ड के लिए बोलता नहीं, मतलब लिटिल पोर्शन that I will guide, not in this platform. अगर जरूरत होगी तो आप अलग से बात करेंगे। अगर ना गट पूरी तरह से जैसे क्लॉग्ड है और मोस्टली कोलोन पार्ट क्लॉग्ड है तो जूस फास्टिंग हाउ इट विल हेल्प? देखो, है ना, जैसे आपके गट में बहुत सारे नकल्स जो है बेंडिंग होते हैं, जैसे आप घर में पाइपलाइन डाले हो
तो जहां जहां वॉल्स होंगे, दूसरी जगह जाना हो तो बेंडिंग होती है ना, तो वहां पर नकल्स लगाते हैं। तो वैसे ही आपके गट में बहुत सारे नकल्स हैं, फोल्ड्स हैं, जहां पर जो आप खाना खाते हो वहां पर अटकते हैं फाइबर्स और फूड, ठीक है ना। तो आप जूस जो लेते हो, जैसे मान लो आपकी नाली जाम है तो उसको कैसे फ्लश करते हो, पानी से फ्लश करते हैं ना। तो वैसे ही जब आप जूस फास्ट करते हैं तो वो फ्लश होती हैं चीजें जो जहां जहां पड़े हुए हैं, और जो पड़े फंसे रहेंगे वो फर्मेंट ज्यादा करेंगे और डिसीज गट के लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन करने की वजह से उसको डैमेज करेंगे, है ना। तो जब वो आप जूस के लिए जाते हो तो उसको फ्लश करके उसको क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद म्यूकोसा गेट फ्रेश और वहां पर हीलिंग स्टार्ट होती है। सो जूस रियली हेल्प्स। और गैस ब्लोटिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो 2 दिन 3 दिन की जूसिंग करके देन अगेन, उसके भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि आप 2-3 दिन जूस कर लिया और अचानक से सॉलिड फूड पे आ जाओगे, उसके लिए तरीके हैं। हाउ टू प्रोसीड फॉर जूस फास्ट एंड हाउ टू कम बैक टू द नॉर्मल जो रॉ जर्नी कर रहे हैं उसमें। हाँ, क्योंकि सर काफी टाइम से फ्रूट जलने के बाद भी आई थिंक माय गट इज नॉट गेटिंग क्लियर्ड, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि जूस फास्टिंग और वाटर फास्टिंग हाउ टू प्रोसीड इट। Yes, yeah, it really does help. That helps in reducing the inflammation in the gut and in the body, on helps in healing journey. So sir, 3 days is maximum for juice fasting? Not if you are not accustomed with juice fasting. I have done once for 21 days of juice fasting. I have done continuous 21 days of juice Sir, we fasting. can go such a long period? Pardon? We can go for such a long period for juice fasting? Yes, I have in touch with the people who have gone for even 6 month juice fasting, but I don't ask everyone to go for juice fasting like that. Uh, Slow and steady. In between, in a week, you can go for one or sometime fortnightly for 15 हफ्ते में कर रहे हैं तो एक दिन जरूर करें, 15 दिन पे कर रहे हो तो 3 दिन के लिए कर लो, तो ऐसे आप बढ़ सकते हैं। ओके और सर फिर जूस फास्टिंग से फिर धीरे धीरे कैसे आते हैं नॉर्मल, मतलब अगर हम पहले जैसे आप जूस ले रहे हैं तो फिर आप जूसी फ्रूट्स लेना शुरू करो, फिर पल्पी फ्रूट्स लेना शुरू करो, फिर सॉलिड फ्रूट्स जो है और वो लेना शुरू करो, नॉट ऑल ऑफ सडन सॉलिड फूड। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। Loveleen ji, can we end the Sir, session? sir, I have one question. If it can be the last one. Sorry, actually my father has this condition, especially in summers. उनके हाथ में बहुत ज्यादा पसीना आता है, perspiration, मतलब sweat बहुत ज्यादा, एकदम से हाथ एकदम गीले हो जाते हैं, नॉर्मल से मतलब काफी ज्यादा एक्सट्रीम। तो 55 years of age है और समझ में ही ज्यादा होता है। ये सर कोई बीमारी नहीं है, इसे मैं बोलता हूँ प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस, है ना। और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं बनी है, कोई दवाइयाँ नहीं बनी है। इसके लिए सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो होते हैं थोरैसिक रीजन में, उसकी एक सर्जरी होती है, उसके लिए लोग जाते हैं। एज सच देयर इज नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सच कंडीशन, सिर्फ काउंसलिंग हम लोग करते हैं, है ना। और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कोई मेडिसिन है बट वो फायदा नहीं करता, जितने दिन आप मेडिसिन लोगे वो सब सिम्टम सप्रेस रहेंगे, फिर से चालू हो जाएंगे। प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं, नथिंग टू वरी फॉर दिस सिम्टम, नथिंग टू वरी फॉर दिस सिम्टम। ठीक है, कोई थैंक बीमारी। यू। ओके, वेलकम। All right, sir. लवलीन जी, कुछ एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज्यादा, I'm just gonna stop the recording. कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। Can I talk? Yes. Okay. Doctor, thank you very much. I'm Lavleen's dad. We are all doctors in the family. Myself, my wife, Lavleen, my son. So both you are doing a great job. And आज बहुत से लोग जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप के, और others will also join and they will get so much benefit. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your kind words and blessings. Thank you, sir. सर अगर आप क्वेश्चन लेना चाहते हो तो शीतल तोशनी वाली शुरू से हैं, जुड़े हुए हैं, इनके कोई थे, आई थिंक कोई रिपोर्ट्स भी थी, आई एम नॉट श्योर। जी पूछिए। Can you put your on? Yeah. Hello, sir. Hello.
सर विटामिन D12 लास्ट रिपोर्ट में इंक्रीज था सर, दिसंबर की रिपोर्ट में। अभी अप्रैल में रिपोर्ट कराई थी सर, विटामिन डी और विटामिन B12 दोनों डिक्रीज हो गया सर। वो तो मैं बता ही चुका हूँ कि इस लाइफस्टाइल में Yes, और sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने लीवर में भी थोड़ा इश्यू है। लीवर में, हाँ लीवर में, लीवर में भी इश्यू है सर। लास्ट टाइम की रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़े हुआ है, HDL बहुत बढ़े हुआ है सर, और LDL लो हो गया सर। HDL होना तो बहुत अच्छी बात है। फीमेल्स में मैं बताता हूँ कि इट शुड बी मोर देन 50, है ना, 50 के ऊपर होना चाहिए HDL कोलेस्ट्रॉल। अगर ऐसा है तो इट इज गुड। ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़े हुए हैं, जो फ्रूट जर्नी में बढ़ते हैं, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। जो सिर्फ फ्रूटेरियन है, जो फ्रूट सिर्फ लेते हैं, उनके 2 इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं, जो मैं पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ, द साइंटिफिक फैक्ट्स, कि आपके हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया एंड फैटी लीवर, SGPT SGOT आपके बढ़े हुए हो सकते हैं विद दिस फ्रूट जर्नी, फैटी लीवर हो सकते हैं। जो लोग सिर्फ फ्रूट्स पे हैं, ये 2 रिस्क हैं। एंड देयर आर केसेस ऑन रिकॉर्ड जो सिर्फ फ्रूट जर्नी पे हैं, उनको सिरोसिस लीवर भी होने के चांसेस होते हैं, जो सिर्फ फ्रूट पे हैं। और वो चूंकि फ्रूट जो है ना, दे आर कैलोरी डेंस। जो पूरी कहानी है वो आपकी कैलोरी पे, आप कितना ले रहे हो और कितना उसको डिस्पेंस कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो। अगर आप सिर्फ ले रहे हो कैलोरी और उसको, तो कैलोरी जो है वो आपको लिवर में जाकर वो ग्लाइकोजन एंड फैट्स के रूप में स्टोर्ड होते हैं, वही आपके ब्लड में आ रहे हैं। तो फैटी लिवर एंड हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया इज कॉमन विथ फ्रूट जर्नी, सिर्फ जो फ्रूट पर हैं। तो आई ऑलवेज आस्क देम टू गो फॉर ग्रीन एंड सैलेड्स। इसकी वजह क्या है कि ग्रीन और सैलेड लेते हो तो आपकी कैलोरीज रिलेटिवली कम हो जाती है। एक मील की कैलोरी तो कम हो गई ना। अगर आप बनाना ले लो, रफली डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट साइजेस, उसका कैलोरी आपका जो है 80 से लेकर 120 तक कैलोरी हो सकता है। एवरेज मान लो 100 कैलोरी है, आपने एक दिन में एक मील में 10 बनाना ले लिए, 1000 कैलोरी आपने ले ली, है ना। आप 3 मील ले लिए, 3000 कैलोरी आपने ले ली। 10-10 बनाना करके 3 बार ले लिया, 3000 कैलोरी आपने ले ली। आप बर्न क्या कर रहे हो? फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे हो। जो हम लोग बताते हैं, जो नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटी में है, जो डेली नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में है, जिनको बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, वो आई थिंक सर की भी मैं सुन रहा था कि मैं तो फैट लेता नहीं हूँ या लेती नहीं हूँ, ये फैट कैसे बन रहा है। तो आप याद रखें कि आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है उससे अगर 7 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 1 ग्राम फैट डिपॉजिट होता है आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा। आप किसी फॉर्म में लो, आप प्रोटीन के फॉर्म में लो, कार्ब के फॉर्म में लो, आपको जितनी कैलोरी की पूरे दिन में जरूरत है, अगर उससे 7 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 1 ग्राम फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना है ना। वो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होगा जितनी कैलोरी आप ले रहे हो एक्स्ट्रा। अगर आपकी बॉडी पूरे दिन में, जैसे मान लो आपका 50 केजी वेट है और आपको 50 केजी बने रहना है ना, तो आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं, मान लो पूरे दिन में आपने 1000 कैलोरी ली मान लो, तो 500 कैलोरी रेस्टिंग में बॉडी कंज्यूम कर लेती है। जैसे मान लो आपको पूरे दिन खाना दिया जाए और बिस्तर में पड़े रहने को बोला जाएगा, आप कोई काम मत करो, खाओ और लेटे रहो, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। वो कैलोरी जो एनर्जी का ट्रांसफर है, सोडियम को अंदर ले जाना, पोटेशियम को बाहर ले आना, ये सारी चीजें चलती रहती है बॉडी में। ब्रेन आपके थॉट, इमोशन, आई ब्लिंक कर रही है, आपके गट की मूवमेंट हो रही है, हार्ट बीट कर रहा है, सो एवरीथिंग। तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन होती है जो लगभग 50% कंज्यूम हो जाती है। तो 50% आपने उसको डिसिपिटेट करना है, तब आप 50 के 50 बने रहोगे। और अगर मान लो आपको वेट गेन करना है तो आप देखो कैलोरी ज्यादा लो, आप देखो आपका, और आप उसको डिसिपिटेट नहीं करो, आपकी वेट गेन होने लगेगी, है ना। तो आप 7 किलो कैल अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, दैट यूजुअली इंक्रीजेस
फैट डिपोजिशन 1 ग्राम, 1 ग्राम का फैट डिपोजिशन आपकी बॉडी में करता ही करता है। तो फैट जब बॉडी में बनेगा, आप कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हो, तो वो क्या बनाना है? फैटी लीवर बनाना है, वो फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स बनाना है। तो ये कहानी होती है जी। थैंक यू सर। देयर इज वन हाँ, तो विटामिन डी और विटामिन बी12 की बात कर रहा था, जो आपने रिपोर्ट्स में बताई कि दिसंबर में ठीक था, अभी कम आ रहे हैं। मैंने बताया 3 to 6 मंथ में यू हैव टू गो फॉर, एक बार आपने सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको चेक करते रहना है। अगर कम है तो सप्लीमेंट के लिए जाना है, क्योंकि इस लाइफस्टाइल में जो सन बेदिंग नहीं कर रहे हैं, सन बास्किंग नहीं कर रहे हैं, विटामिन डी कम होना ही होना है। और जो लोग अभी न्यूअर आए हैं, आपको मैंने पहले बताया कि 5 मिलीग्राम तक लीवर में ऑलरेडी विटामिन बी12 स्टोर्ड रहता है, वो धीरे धीरे डेफिशिएंट होने लगता है, एंड द टाइम कम्स जो आपको वो कम होने लगते हैं और आपके सिम्टम्स आने लगते हैं। तो प्लीज चेक इट रेगुलर इंटरवल। अगर वो कम हो रहे हैं तो वी शुड गो फॉर सप्लीमेंट। अगर कम हो रहे हैं तो, नहीं कम हो रहा है तो ऊपर वाले को ग्रेस दीजिए, ग्रेटफुल रहिए कि इट्स ओके, फाइन, इवन विद दिस लाइफस्टाइल माय विटामिन बी12 एंड डी इज ओके। लवलीन जी, और कोई सवाल है क्या? हेलो सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए जल्दी, ऑलरेडी टाइम हो गया। So nerves to stiffness and in the finger, sir, what is the problem? How to overcome, sir? Pardon, I am not getting you what you said. Can you repeat it? Right thumb nerve and middle finger nerve of right hand are stiff and giving pain. What to do, sir? This is all, देखिए ये डिसीज है ना, सिम्टम्स ये सिर्फ बताते हैं कि योर बॉडी इज फिल्ड विथ फिल्थ, गंदगी से भरे पड़े हैं, है ना, इट इज फिल्ड विथ फिल्थ, बॉडी में टॉक्सिन्स एंड वेस्ट भरे हुए हैं, एंड दैट यू हैव टू रिमूव। दिस इज नॉट शॉर्टकट, कुछ ऐसा है जो कोई सप्लीमेंट दे दो, कुछ दवाइयां दे दो और पेशेंट ठीक हो जाए। इस लाइफस्टाइल में इट इज नॉट टच एंड गो थिंग्स। It took me to 2.5 years to come in this state कि मैं लोगों के सामने आ रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। 1-2 दिन की जर्नी नहीं थी, ये 2.5 साल मुझे वक्त लगे बहुत सारी चीजों से निकलने के लिए। जो मैं अब प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ, मैं अपने डेली रूटीन एक्टिविटी कर पा रहा हूँ। आई वॉज कॉन्फाइंड फॉर 2.5 years, बहुत लिमिटेड काम कर पाता था। तो ये शॉर्टकट नहीं है कि आपको कुछ यहाँ बता दिया जाए रेमेडी, और कुछ दवाइयाँ दे दी जाए, कुछ सप्लीमेंट रॉ के बता दिया जाए और आप ठीक हो जाए। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, द साइंस बिहाइंड इट, हाउ बॉडी हील्स फ्रॉम विद इन। इट टेक्स टाइम, और ये 1-2 दिन में नहीं जाती है। आई हैव टोल्ड माई हीलिंग जर्नी, यू कैन लिसन दैट audio and video that is available on YouTube, then you will understand the things, how things changes in your body itself. और जब तक इस साइंस को नहीं समझेंगे, you cannot be on this path. Okay sir, thank you. Welcome. सर मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन। सर जिसको अभी हार्ट डिजीज मतलब हार्ट ब्लॉकेज आई है, 3 आई है, तो क्या उसके पास अभी का समय, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि 3 हफ्ते बाद उसका ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी से निकलेगा जो भी है, तो क्या अभी भी अगर वो रॉ डाइट पे आते हैं तो क्या चांसेस हैं ठीक होने के, और नहीं तो फिर आप बताइए। मैं समझ नहीं पाया मैम। ओपन हार्ट सर्जरी, शी इज सेइंग देयर इज अ हार्ट डिजीज पेशेंट जिनको अभी 3 हफ्ते में बोला है कि सर्जरी करनी है, तो तब तक क्या अगर वो रॉ लेंगे, सो कैन ही बी हेल्प्ड? हाँ मैम, ये हार्ट सर्जरी किस चीज की होनी है? अगर ओपन हार्ट सर्जरी बोल रहे हैं, ओपन हार्ट फॉर ब्लॉकेजेस, he might have this coronary artery disease and triple vessel disease, जो खून की 3 नलियां हैं, है ना, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो मेन आर्टरीज होते हैं जो हार्ट को सप्लाई करते हैं। अगर उस तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज होते हैं तो यूजुअली कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोथोरैसिक सर्जन, दे आस्क द पेशेंट टू गो फॉर ओपन हार्ट सर्जरी। और ये ब्लॉकेज जो है, इफ यू वांट टू बी ऑन दिस पाथ, तो इसमें आपको वो एक्चुअली कुछ नहीं होता है, वो फैट के ग्लोब्यूल्स वो एथेरोमेटस प्लैक बनाते हैं जो कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करते हैं।
तो ये हीलिंग होती है. आई हैव सीन मेनी पीपल दे हैव हील्ड देमसेल्फ फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिजीज. उसके लिए आपको लॉन्गर फास्टिंग के लिए जाना पड़ता है. जूस फास्टिंग का उम्र कितनी है इनकी? सर 60 तक में है, 60-65 है. अभी उनको सिम्टम्स क्या आ रहे हैं? सर सिम्टम्स तो एक्चुअली कुछ ऐसा था नहीं उनका. अभी नीचे कुछ अभी ऑपरेशन हुआ है. मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है. उनको नीचे पेनिस एरिया में ऑपरेशन हुआ था, उसमें ट्यूमर निकला था. तो अभी वो फिलहाल जस्ट 1 हफ्ते पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ है. तो डॉक्टर ने उसी दौरान पता किया कि इनको हार्ट में भी ब्लॉकेजेस है. तो उन्होंने बोला कि आप 3 हफ्ते बाद वापस आइए ओपन हार्ट सर्जरी के लिए. देखिए अभी उनको हार्ट ऐसा के कोई केस है. सिम्टम, अभी हार्ट के कोई सिम्टम नहीं है, तो मेरे हिसाब से कोई अर्जेंसी नहीं है कि उनको सर्जरी के लिए जाना है ना. ठीक. बॉडी इज नॉट शोइंग एनी सिम्टम टू हिम. जैसे आपने बोला ना हार्ट सर्जरी के लिए जाना, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई होंगे. दैट इज चांस फाइंडिंग कि उनको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक दिख रहा है ना. हाँ सर, उनको दिख रहा था. स्कैनिंग हुआ था, उनका वीडियो भी निकला है और सब कुछ. तो उसमें पता चला कि उनके ब्लॉकेजेस भी हैं हार्ट में. मैम तो उनको अभी अगर डॉक्टर कोई सिम्टम नहीं आ रहा है तो देयर इज नो नीड टू गेट इन हरी कि उनको सर्जरी करानी है. ही कैन अडॉप्ट दिस लाइफस्टाइल एंड डेफिनेटली ही विल कम आउट ऑफ इट. थैंक यू उनको सो सर्जरी मच के सर. लिए नहीं थैंक यू जाना सो होगा. मच. इफ ही अडॉप्ट दिस लाइफस्टाइल, इस चीज को समझे पहले कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट एंड हाउ टू गेट रीड ऑफ द टॉक्सिन्स ऑलरेडी यू हैव एक्युमुलेटेड इन योर बॉडी, तो वो इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, हार्ट की सर्जरी से बच जाएंगे. थैंक यू सो मच सर. ओके, वेलकम. थैंक यू सर. व्हाट्सएप ग्रुप पे सर का डला हुआ है सारा यूट्यूब के लिंक भी, सो यू कैन गेट फ्रॉम देयर. ही इज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. Freedom technique that is was invented by Cary Gray, and very noble methods that is healing many people, helping in healing journey. So I want to demonstrate and the benefit of it, to discuss all the things about it. So time permit नहीं कर रहा है. अगले सेशन में I would like to discuss on this. Thank you sir. And I want to thank all the participants who were here in the platform and have patience listening, and we will keep it up in upcoming days too. Yes sir. So one question regarding vitamin D, can I ask please? Yes. Sir, there's a lot of confusion, different platform, fruitarian journey, raw journey, तो इतना confusion हो रहा है. हाल ही में मैंने स्वाति धरीवाल का सेशन सुना. वो कह रहे थे कि विटामिन डी तो सनलाइट से ही आता है, तो ये सैशे में कुछ हो ही नहीं सकता. मतलब she was against that these medicines can't be a substitute to vitamin D, because that only comes from sunlight. What do you have to say about that, sir? मैंने आपको यही बताया. There is two sources. One is natural and one is artificial, है ना. तो natural source is definitely sunlight, okay. And जब आप sunlight से body में पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो that is the artificial sources that we take in the form of supplement, and that really helps. This is my clinical experience of last I am practicing since 2013. This is the 10-year experience of medical practice. कि जिनकी कम रहती है supplement and symptoms, and they वो off चले जाते हैं जो symptoms and on, है ना. और जो reports हैं वो भी बढ़े हुए मिलते हैं. तो हर लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रोस एंड कॉन्स, एंड सच क्या है वो कुछ नहीं है. वो सच आपकी बॉडी बताती है. किसी का कहा हुआ कुछ भी सच नहीं है. दिस बॉडी इज ट्रुथ. क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हाउ यू फील. अगर डिफिशिएंट है तो आपके बॉडी में सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे. बॉडी उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से ही बॉडी में सिम्टम्स आते हैं. एक्चुअली वी गेट डिजीज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी. whatever it is, the macros or micros deficiency, उसकी वजह से we get symptoms. अगर सिम्टम आ रहे हैं उसको आप ले रहे हो और वो सिम्टम चले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज वॉकिंग. सो बॉडी विल टेल यू. मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरे क्या बोल रहे हैं, तीसरे क्या बोल रहे हैं, इट डजंट मैटर. आपकी बॉडी आपसे बात करती है. I think we've lost him again. Sir, yes, you're back. Yes. You got it, ma'am. Yes, I got it, sir. Thank you so much. Thank you.
थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर दुबे। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. God